जय में पेशेंट। तो अगर आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी देना 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने आपको जो भी प्रश्न यहाँ पे बताए थे, टोटल हमने आपको 45 यहाँ प्रश्न बताए थे, और इसमें से हमने यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे विद आंसर के साथ हमने आपको यहाँ पे जो कि उसको सॉल्व भी यहाँ पे करा दिए थे। ठीक है, तो आइए हम इसके आगे देखते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। इसके आगे हम बात करेंगे 21वां प्रश्न से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, आप उसे जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं और इसको यहाँ पे विद आंसर के साथ यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बस केवल आप मतलब कि अपने पेपर से पहले आप इसे एक बार देख करके जरूर से जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा एकदम हेल्प करने वाला है और इसमें आप अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पे आगे हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को देख लिया है। आगे हम बात करते हैं 21वां प्रश्न। ठीक है, 21वां प्रश्न भाई हमारे क्या दिया गया यहाँ पे कि एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे दिया गया। तो भाई अभी इसे हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, आइए हम आपको यहाँ बताते हैं। तो बस केवल आपको ध्यान से दिखना है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको नोट करना है। अब देखिए, बस केवल ध्यान से देखते रहिएगा, आप पेपर से पहले इसको एक बार जोर से पूरा एकदम देख करके जोड़ जाएगा। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ करके आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 21वां प्रश्न दिया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय यहाँ पे निरूपण कीजिए। ठीक है, तो हमें बात करते हैं भाई इसको लिखेंगे कैसे। आप सबसे पहले आप डालिएगा यहाँ पे स्थलीय परितंत्र। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र के बारे में सबसे पहले यहाँ पे कुछ बता देंगे कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है कि स्थलीय परितंत्र, या फिर देखिए स्थलीय परितंत्र यहाँ पे परितंत्र बोलिए या फिर उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलिए, दोनों बात हमारा एक ही होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्थलीय परितंत्र यानी स्थल पे हमारा बात कर रहा है कि स्थल पे कोई भी चीज होगी उसकी हमारे यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहा है। जैसे कोई भी चीज जल में होगी तो हमारे जल परितंत्र हो जाएगा, स्थल पे तो स्थल परितंत्र हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको बस केवल ध्यान से देखते चलना है, आपको सारी चीजें आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएंगी, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्थलीय परितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र वे पारिस्थितिकी तंत्र है जो भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो भूमि पर पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि स्थल के बारे में बात करें तो स्थल यानी भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई जैसे में क्या हो सकता है यहाँ पे, तो टुंड्रा हो सकता है, टैगा हो सकता है, या फिर पर्णपाती वन, घास के मैदान आदि इसमें शामिल है। जैसे आप टुंड्रा भाई और टैगा यहाँ पे क्या होता है, तो टुंड्रा की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे जो ठंडा वाला एकदम प्रदेश होता है, जैसे हमारे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो ये सबसे हमारा टुंड्रा और टैगा वाला जो यहाँ पे प्रदेश आते हैं, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। तो ये भी हमारे एक स्थल पे ही तो स्थित है, और वैसे हमारे पर्णपाती वन है तो वन भाई स्थल पे ही तो होते हैं, तो ये भी हमारे स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आगे आप इसमें क्या लिखेंगे कि हमसे पूछा गया था कि इसके अपघटन चक्र के बारे में हमको बताना है। तो अपघटन चक्र हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है ना। तो देखिए, किसी भी स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र मृत जीवों, ठीक है, केवल ध्यान से देखते चलिए, मृत जीवों और जैविक कचरे, ठीक है, जैविक कचरे के अपघटन की प्रक्रिया को कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए अहम भूमिका को निभाता है। यानी कहने का मतलब हमारी यही है कि जो भी यहाँ पे मृत जीव होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, और जो भी जैविक कचरा होता है, यानी जो जीवों से उत्पन्न जो हमारे कचरा है उसको मतलब कि डिकम्पोज कर देना, यानी उसका अपघटन कर देना, उसको मिट्टी में मिला देना ही क्या कहलाता है हमारा। तो ये हमारा पारिस्थितिकी जो अपघटन होता है ये हमारा कहलाता है यहाँ पे स्थलीय परितंत्र का अपघटन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बस केवल आपको इतना ही लिखना है, और यहाँ पे आप अगर फिगर भी बना देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि किस प्रकार से आप अपना यहाँ पे फिगर को बनाएंगे। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा इस प्रकार से। मान लीजिए आप इसमें दिखा दीजिएगा पेड़ पौधों को। ठीक है, पेड़ पौधों को दिखाने के बाद आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे जीव जंतु उसको दिखा दीजिएगा, और यहाँ पे आपको अपघटन यहाँ पे बना दीजिएगा, अपघटन आपका यहाँ पे नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बहुत इसमें चित्र बना देंगे। देखिए, चित्र के साथ अब जब कोई भी आप यहाँ पे बनाएंगे ना, पेपर में लिखेंगे और चित्र बनाएंगे, आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप चित्र के साथ जरूर से इसको बनाइएगा, आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, भले यहाँ पे कम लिखेंगे आपको यहाँ पे, लेकिन चित्र बना देंगे ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि परागकण में जंतुओं की भूमिका जो होती है वो क्या होती है। अब भाई आपको मैंने भाई पहले ही बता चुका है कि परागकण जो होते हैं वो क्या होता है। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि जो भी परागकण होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पराग कोष के अंदर जो हमारे परागकण होते हैं, ठीक है, वो परागकण जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो परागण जो होते हैं, यानी परागण की क्रिया क्या होती है, जब
एक मान लीजिए कि कोई हमारा एक फूल है और एक दूसरा फूल है, जब दूसरे मतलब कि एक ही जाति के जो अलग अलग फूलों में से एक फूल में से हमारे परागकण को निकल करके और ये दूसरे जो मतलब फूल है उसके हमारे जो वर्तिकाग्र है इसमें पहुंच जाता है, तो ये हमारा परागण की क्रिया होती है। अब इसमें हमारा 2 प्रकार का होता है, इसको आप लिख सकते हैं जैसे स्वपरागण होता है, पर परागण होता है। यानी स्वपरागण का मतलब होता है कि स्वयं से यानी अपने ही फूल में यानी अपने ही परागकोश से अपने ही फूल में यहाँ पे वर्तिकाग्र में चला जाना, ये हमारा स्वपरागण हो जाता है। और पर परागण जो होता है हमारे दूसरे की मतलब कि उसी प्रजाति का कोई दूसरा फूल है तो उसके परागकोश से जो परागकण है वो निकल करके और यहाँ पे इसके वर्तिकाग्र में आ जाता है, तो हमारा पर परागण हो जाता है। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण आपको यहाँ पे स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब हमको बताते हैं कैसे इसको बनाना है, तो ध्यान से केवल आपको देखते चलना है, मैं आपको एकदम चित्र के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखिए बस केवल आपको ध्यान से देखना है और आपको ऐसे ही बनाना है, आपको एग्जाम में एकदम फुल नंबर आपको मिलने वाला है। आपको भाई करना क्या है कि आपको इस प्रकार से पहले इसका वृंत जो होता है, वृंत जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले बना देना है, यानी बीजांड का आपको यहाँ पे वृंत आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, वृंत को बना देने के बाद आपको ऐसे बना देना है और फिर यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में भाई क्या है, भ्रूण कोष हो जाएगा। ठीक है, हमारे बीच में आपको भ्रूण कोष हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको द्वार बना देना है, यानी बीजांड का द्वार बना देना है इस प्रकार से, यानी सिंपल से केवल है आपको यहाँ पे ड्रॉ करके इस प्रकार से और इस प्रकार से ला करके और इधर से आप यहाँ पे इस प्रकार से ला करके, ठीक है, ऐसे आप ला करके और ऐसे आप केवल कर दीजिएगा और बीच में बना दीजिएगा इस प्रकार से, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा इधर से लगा दीजिएगा, थोड़ा सा इधर से लगा दीजिएगा और इस प्रकार से आप एकदम आसानी से इसको बना सकते हैं। बस आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा करके और ऐसे लगा दीजिएगा और इसमें कुछ करना वरना नहीं है, बहुत ईजी होता है। और इसको आप इसमें आपका यहाँ पे 3 नंबर का एग्जाम में पूछेगा और आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको 3 चीजें को लिखना है यहाँ पे, भ्रूणकोश लिख दीजिएगा, बीजांड द्वार लिख दीजिएगा और वृंत लिख दीजिएगा, आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वृंत उसी को कहते हैं जो हमारा टहनी होता है ना, ये हमारा निकला हुआ पतला, ये हमारा यहाँ पे वृंत होता है। और इसमें कुछ वृंत कोनो एकदम पहाड़ वाली चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि, और ये आप ध्यान रखिएगा बीच में हमारा जो बना हुआ है ये हमारा षष्ठ मतलब कि जो इसमें यहाँ पे जो कोना होता है यहाँ पे षष्ठ होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें इसी प्रकार से हमें बनाना है क्योंकि इसमें आकृति जो होती है वैसी होती है। आगे हम बात कर लेते हैं कौन सा भाई क्वेश्चन है, तो अगर हमारा परिवार नियोजन पर संक्षिप्त आपको यहाँ पे टिप्पणी देना है। ठीक है, तो परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी छोटा सा आपको यहाँ पे टिप्पणी दे देना है। तो चलिए देखते हैं भाई इसको कैसे लिखेंगे। परिवार नियोजन आप आसानी से लिख भी सकते हैं, तो देख लीजिए भाई कैसे लिखना है इसको, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए, परिवार नियोजन का मतलब होता है कि परिवार में इस प्रकार से नियोजन करना है। देखिए, परिवार नियोजन जो होता है बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने तथा 2 बच्चों के बीच में अंतराल को बनाए रखने के लिए अपनाया गया एक उपाय होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा यही है कि यह बच्चों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा भाई बच्चे पैदा ना हो जाए इसके लिए नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन को लाया गया था। और इसमें यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे जो मतलब कि अधिकतम जो है आपको 2 बच्चे यहाँ पे पैदा करने ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो 2 बच्चों के बीच में अंतराल जो है बनाए रखने के लिए, यानी 1 से 2 बच्चे, ठीक है, उसके बीच में अंतराल बनाए रखने के लिए हमारा एक उपाय बनाया गया था जिसे हम परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारे यहाँ पे परिवार नियोजन के रूप में जाना जाता है। और गर्भ निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक यानी गर्भ जो मतलब कि गर्भ जो होती है यानी गर्भ में जो भ्रूण होता है यानी जो बच्चा होता है उसको पलने नहीं देता है, वो हमारे गर्भ निरोधक यहाँ पे गोलियां आती हैं के जरिए बच्चों की संख्या को उनके जन्म के बीच में अंतराल को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यानी जन्म दर को कम किया जाता है, यानी गर्भ निरोधक गोलियां हो जाती हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब कि जो सुरक्षा को यहाँ पे प्रदान करके और यहाँ पे जो मतलब गर्भ होता है उसमें बच्चे को न आने से यहाँ पे रोका जाता है। ठीक है, भ्रूण में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है परिवार नियोजन। आप आसानी से बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं इसमें, आप लिख दीजिएगा इसमें कि जैसे कि यहाँ पे संरक्षण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां आदि यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। छोटा सा आपसे एग्जाम में पूछेगा 3 नंबर का पूछ सकता है एंड 5 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा लॉन्ग में पूछ देगा, आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मैं कुछ जैसे बता रहा हूँ आपको भी भाई यहाँ पे रिवीजन भी करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं आपको जितना बता रहा हूँ बस केवल आप एक बार देख लीजिए और एक बार अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम छपने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, तो भाई देख लीजिए यहाँ पे कैसे आपको लिखना है। तो देखिए, जैव उर्वरक जो होते हैं, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है। ठीक है, जैव उर्वरक का मतलब क्या है, एक प्रकार के जीव है, यानी जैसे जैव यहाँ पे लगा हुआ है तो यानी जीवों के द्वारा ही बना हुआ वो एक उर्वरक होता है। ठीक है, तो जैव उर्वरक जो होते हैं वो एक जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी मृदा में जितनी भी पोषण की आवश्यकता होती है यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी जैव उर्वरक का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आपके खेत में जो डाई पोटास आप सब डालते हैं ना, तो ये सब क्या करते हैं, उसकी मृदा जो होती है उसकी नाइट्रोजन की क्षमता या फिर उसमें जो भी तत्व यहाँ पे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मोलविडियम की जो आवश्यकता होती है, सबको यहाँ पे बढ़ाने का काम जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
हैं तो जैव उर्वरक जो होते हैं इनका मुख्य स्रोत जो होता है वो कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आप ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया वह होते हैं जो सबसे पहली बार जो पृथ्वी पे अगर बोल देगा कि ऑक्सीजन जो है किसने बनाया था, तो साइनोबैक्टीरिया ने ही बनाया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो ऑक्सीजन है साइनोबैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया था। और कवक हो जाए या फिर जीवाणु हो जाए और साइनोबैक्टीरिया हो जाए, इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि जो उर्वरक होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये मृदा में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति है उसको बनाए रखते हैं। जैसे कि यह जीवाणु जो होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन की स्थिरीकृत करने के लिए कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरे जीवों में एजोटो देखिए आपका एजो स्पाइरिलम, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। आप केवल इसको ध्यान रखिएगा, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो होता है एक मृत जीवी होता है। यह हमारा मृत जीवी होते हुए भी यह क्या करता है कि हमारे मृदा में नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजनीकृत जो होता है यानी उसकी नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है उसकी स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है एजोटोबैक्टर। अब दुकान पे भी आपको मिलता होगा। ठीक है, एजोटोबैक्टर ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस केवल आपको इतना लिख देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, 3 नंबर से 4 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित यहाँ पे आपको चित्रण यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भाई युवा परागकोश। ये भी पिछले एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था सर 2024 में कि 2023 में आपका यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम देख लेते हैं। तो भाई कैसे आप इसको बनाएंगे युवा परागकोश। ठीक है, तो ध्यान से केवल आप देखते चलिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं युवा परागकोश भाई को आपको कैसे बनाना है और इसको कैसे लिखना है। तो देखिए युवा परागकोश आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे बाहरी जो आपको झिल्ली देखने को मिलती है ये हमारी जो होती है ये हमारा बाह्य त्वचा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे बाह्य त्वचा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी शरीर है तो शरीर के जो ऊपरी भाग होता है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, यानी सबसे ऊपर वाला, और उसके नीचे होता है हमारे यहाँ पे डर्मिस। ठीक है, तो ये आपको हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस आप इसे ध्यान रख सकते हैं ऐसे। तो देखिए अब इसमें हमारा जो आंतरिक इसके वाला जो भाग होता है आंतरिक भाग उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, तो एंडोथीसियम इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बस इतना चीज़ों को आपको लिखना है। देखिए और ये हमारे बीच में जो है इसको मध्य परत कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मध्य परत हो जाएगा। और ये जो हमारे बीच में बना हुआ है ये हमारा परागकण है। इसके बीच में आप देख रहे हैं छोटा छोटा, ये हमारा परागकण हो जाएगा। और ये हमारे इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन कहते हैं परागकण को इंग्लिश में। आप केवल हिंदी भी लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम बात करते हैं कि ये हमारा टोटल जो हमारा गोल गोल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा परागकोश है। ठीक है, परागकोश कह लीजिए या फिर लघु बीजाणुधानी कह लीजिए। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी कह लीजिए या फिर परागकोश कह लीजिए, पोलन सैक कह लीजिए या फिर लघु बीजाणुधानी यहाँ पे कह लीजिए, दोनों बात हमारा एक ही है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे बीच में आप देख पा रहे होंगे ये हमारे यहाँ पे संवहन फूल है। ठीक है, तो संवहन फूल जो हो जाएगा हमारा वेस्कुलर यहाँ पे बंडल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसको बनाएंगे कैसे भाई, तो आपको सबसे पहले एक बाहरी यहाँ पे परत बनानी है जो आपको पतली पतली आपको परत दिख रही होगी। आपको चपटा चपटा में इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक परत बनानी है और इस परत का नाम है यहाँ पे एपिडर्मिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके अंदर जो आपको बनेगा ये हमारा षष्ठभुज होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा षष्ठभुज में आपको बनाना है। अब देखिए मैं आपको जल्दी में बना के दिखाया हूँ, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जैसे हमने ऊपर में बनाया है ना, तो इस प्रकार से आपको षष्ठभुज बनाना है एग्जाम में भी। ठीक है, क्योंकि इसकी आकृति षष्ठभुज के आकार की होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको 4 गो यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे इस प्रकार से परागकोश को आपको बना देना है और उसके अंदर आपको यहाँ पे परागकण को यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देना है। यही हमारा युवा परागकण है। ठीक है, युवा। ठीक है, ये हमारा युवा होता है परागकण, यानी परागकोश के यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा युवा परागकोश का यहाँ पे अनुप्रस्थ काट आपको इस प्रकार से बना देना है। और बस आपको केवल बना भी देंगे ना तो आपको केवल इतना लिख दीजिएगा बना करके, आपको इसमें फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग भाई क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ट्रेंडिंग सब टॉपिक है सब और एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे आपको लिखना है। तो जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करते हैं तो कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो होता है पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, जीवों के लिए जो बनाई गई प्रौद्योगिकी है वही हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए तो इसी में आपका क्या कहा है कि पौधों, जानवरों और जीवों को जो संशोधित यानी सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको संशोधित करने के लिए जिसका इसका प्रयोग किया जाता है वही हमारे जैव प्रौद्योगिकी हो जाता है। ठीक है, और आगे हमारा बोला गया कि इससे कृषि की उत्पादकता जो है वो बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, ध्यान रखिएगा। इससे कृषि की उत्पादकता जो है वो बढ़ती है और जैव प्रौद्योगिकी के कुछ निम्नलिखित फायदे हैं जिसको हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इसको ध्यान से केवल देखते चलिए भाई क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आपको 3 नंबर से 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जितना मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इतना भी लिख देंगे ना तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देखने को
मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जैव प्रौद्योगिकी जो होता है इसका हम उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, इससे क्या होता है कि फसलों की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है। भाई सिंपल सी बात है कि जैव प्रौद्योगिकी जो होती है, यानी अच्छे-अच्छे नई-नई तकनीकों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें उर्वरता यानी जो उसकी जो फसल होंगे हमको ज़्यादा मात्रा में इसके उत्पादन हमको देखने को मिलेगा, इसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे खरपतवारों से लड़ने की जरूरत यहाँ पे कम होती है। यानी जैसे हम यहाँ पे कोई भी खाद्य प्रौद्योगिकी का हम यहाँ पे प्रयोग करने लगते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो खरपतवार होते हैं, जो घास फूस होता है, उससे लड़ने की आवश्यकता हमको कम हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम ही मात्रा में जो कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन हो जाती है। और यहाँ पे इससे से क्या होता है कि विश्व मुक्त खाद्य पदार्थ हमको मिलते हैं। भाई सही बात है। अभी आप देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे खाद का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जो जैव प्रौद्योगिकी होते हैं ना, यानी जो जीवों के द्वारा बनाए गए जो भी हमारे जो खाद होते हैं जीवों के द्वारा बनाए गए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उससे हमको कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बोला है कि यह विश्व मुक्त होते हैं, और जितने भी रासायनिक तरीके से बनाए जाते हैं वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इससे किसानों की आय भी बढ़ती है। भाई सिंपल सी बात है कि भाई जब उत्पादन की क्षमता यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, उत्पादन जब हमारा बढ़ेगा तो इससे हमारे किसानों की आय भी भाई बढ़ेगी। आगे बात करते हैं कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता भी भाई बढ़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कीटों और भाई उससे भाई लड़ सकते हैं आसानी से जैव प्रौद्योगिकी का यहाँ पे इस्तेमाल करके। और जैव प्रौद्योगिकी भाई हमारे इसलिए बनाया गया है कि ताकि हम किसानों के लिए एक अच्छा यहाँ पे बेहतर यहाँ पे उनके लिए गुणवत्ता को यहाँ पे प्रदान कर सके फसलों के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी को बनाया गया था। तो क्लियर हो गया ना? आगे हम बात कर लेते हैं। 27वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, बस केवल आप ध्यान से केवल यहाँ पे देखते चलिए। आगे हमारा दिया गया कि पैरासाइट, ठीक है, यानी परजीवी। ठीक है, पैरासाइट भाई क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए भाई पैरासाइट या फिर परजीवी क्या होते हैं। पैरासाइट जिसे हम कहते हैं, परजीवी जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये अपना खुद जैसे ना अपने में नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी अपने से अपना भोजन वोजन ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जीव जो होते हैं किसी दूसरे जीव पर क्या करते हैं कि निर्भर रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पैरासाइट या फिर परजीवी। ठीक है, जैसे भोजन आवास लेते हैं। ठीक है, यानी या दूसरे जो जीव होंगे उनसे क्या करते हैं कि अपना भोजन का काम ले लेते हैं, आवास से भी हमारा काम ले लेते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और इसे हम परजीवित जंतु कहते हैं, जैसे कि जोग। जोग भाई क्या होता है, आपने देखा होगा जोग को, वो क्या करता है भाई कि खून को चूसता है। ठीक है, उसके आगे ना आप देखेंगे तो जो है नुकीला नुकीला निकला रहता है, और वो धंसा देता है, धंसा करके और यहाँ पे जो खून होता है उसको यहाँ पे चूस लेता है। तो यानी हम वो दूसरे जीवों पे निर्भर है। अगर उसको खून नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब वो कुछ खरीद भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वो खून चूसता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा भी देखेंगे तो भाई दूसरे जीवों पे निर्भर होता है। अमीबा जो है छाप लेता है पूरा। ठीक है, और फीता कृमि। फीता कृमि भाई क्या होता है, ये हमारा एक गोल फीता कृमि होता है, एक चपटा फीता कृमि होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के फीता कृमि होते हैं, और ये भी हमारे यहाँ पे दूसरे जीवों पे ही निर्भर रहते हैं। और एक और आपने देखा होगा कि अमर बेल है। ठीक है, अमर बेल का आपने पौधा देखा होगा। यह क्या करता है कि दूसरे पेड़ों पे क्या करता है ना कि पूरा छाप लेगा एकदम पूरा चारों ओर से, और छाप करके ना उस पेड़ को ही सुखा जाता है। तो बेचारा क्या करेगा। तो पैरासाइटिक होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक जीव को तो लाभ हो जाता है, परंतु दूसरे जीव को क्या होता है कि हानि हो जाता है। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव से मतलब कि अपने लाभ को प्राप्त करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो दूसरा जीव होता है ना उसको भी थोड़ा यहाँ पे हानि बहुत देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो परजीवी में अगर आपको मिलेगा ना तो आप इसमें और भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर लंबा चौड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं आपको बताया हूँ इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं। 28वां प्रश्न आपको क्लियर हो गया ना? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 3 नंबर में पूछेगा तो आपको थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा करके और इसमें आप लिख लीजिएगा। मैं आपको बस केवल इससे परिचय करा दे रहा हूँ कि भाई क्या है, इसको कैसे आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिमाग में केवल एक कॉन्सेप्ट को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करते हैं कि निम्नलिखित में अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए उत्पादन और अपघटन में क्या अंतर होता है, इसको आप देख लीजिए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए उत्पादन और अपघटन में भाई क्या अंतर है, इसको देखिए ध्यान से और देखते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात की उत्पादन से आपको माइंड में जो है वो क्या आ रहा है, आप सोच करके देखिए। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो फसल हो जाए, चाहे वो मतलब कि कोई भी फसल हो जाए उसका उत्पादन। ठीक है, ये हमारा होता है ना। और अपघटन का मतलब क्या होता है, तो अपघटन का मतलब किसी भी चीज़ को यहाँ पे तोड़ फोड़ करके मिट्टी में मिला देनी अपघटन कहलाता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे दिया पहला कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, वस्तु या फिर सेवा बनाने की प्रक्रिया होती है, हमारा उत्पादन कहलाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अपघटन क्या होता है। ठीक है,
तो देखिए, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे कोई भी जटिल काम है उसमें अगर हम HCl को मिलाते हैं, जैसे हमारे पेट में ही HCl है, तो HCl क्या करता है, एकदम जितनी भी जटिल से जटिल चीज़ आ जाए उसको सरल एकदम कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे हमारे यहाँ पे अपघटन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की मदद से अकार्बनिक पदार्थ से जैविक पदार्थ यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यानी अकार्बनिक पदार्थों से, ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक पदार्थों से जैविक पदार्थों को यहाँ पे बनाते हैं। वही हमारे यहाँ पे इसमें क्या होता है कि अपघटक जो होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो देखिए, बात हमारा दोनों वही है। अब इसे आप जितना भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, मतलब कहने का यही है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है, अपघटन कहलाता है। और यहाँ पे उत्पादन जो होता है किसी वस्तु या फिर जो सेवा को बनाने की प्रक्रिया जो होती है हमारा वस्तु उत्पादन कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की मदद से अकार्बनिक पदार्थों को जैविक पदार्थों में बदल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। उत्पादन ये आपसे 3 नंबर में पूछेगा। अगर आप 3-3 अगर इसमें से लिख देंगे ना तो भी आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसमें आप और भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से बना करके। तो आगे हम बात करते हैं कि अगला भाई प्रश्न क्या दिया गया कि देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि परजीविता और स्वभोजिता जो है वो क्या है। तो देखिए, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि परजीविता जो है वो क्या है, यानी परजीविता का मतलब कि जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, और स्वभोजिता जो होता है वो यानी सिम्बायोसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, ये मैं दोनों आपको बता चुका हूँ। आप इसके पीछे अगर आप लगातार आप देखते आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीज़ें, आप इसमें अंतर आसानी से लिख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, ये क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान से और आप यहाँ पे देखते चलिए। देखिए, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बारे में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यह पुंकेसर के परागकोश में होते हैं। क्लियर, क्या बोला है भाई, तो लघु एक हमारा दीर्घ या फिर गुरु भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह पुंकेसर के परागकोश में होते हैं। ठीक है, और ये भाई कहाँ पे होते हैं, ये अंडाशय में होते हैं। क्लियर, दो चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर एक चित्र हमने बताया था परागकोश के बारे में, तो युवा परागकोश के बारे में, तो वहाँ पे आपने देखा है कि उसमें एक अंडाशय है और यहाँ पे एक परागकोश है। ठीक है, उसमें आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो युवा परागकोश यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो गुरु में क्या होता है कि यहाँ पे इसमें अंडाशय में विकसित होते हैं। ठीक है, और इसमें परागकोश में विकसित होते हैं जो पुंकेसर होते हैं। ठीक है, और इसमें अंडप जो होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कई हजार जो बीजाणुधानी होते हैं, जो बीजाणु होते हैं वो परागकण यहाँ पे बनते हैं, लेकिन जो बीजाणुधानी होता है यानी गुरु वाला जो होता है इसमें केवल 4 ही होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि यह नर युग्म को उद्भिद होते हैं। ठीक है, यानी जो लघु वाला होता है ना वो नर होता है। ठीक है, नर ध्यान रखिए, नर युग्म को उद्भिद होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और ये जो मादा ये वाला जो गुरु होता है हमारा, ये मादा युग्म को उद्भिद होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यानी यह हमारा लघु वाला जो होता है वो हमारा नर युग्म को उद्भिद होता है, और ये हमारा मादा युग्म को उद्भिद होता है यहाँ पे गुरु वाला। ठीक है, तो ये आपको क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यह चारों ओर से बाह्य त्वचा और अंतः मध्य यहाँ पे टेपिटम यहाँ पे से घिरी होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ये वाला मैंने जो आपको चित्र दिखाया था। ठीक है, ये हमारे बाहरी जो परत होती है ना, ये हमारे टेपिडम कहलाता है। ठीक है, ये हमारी जो बाहरी परत है इसको हम टेपिडम भी कहते हैं। ठीक है, टेपिडम ठीक है, टेपिडम भी इसको कह देते हैं। तो यही हमारा बात है। तो यही हमारा पूछेगा कि यह हमारा यह चारों से बाह्य त्वचा अंत मध्य स्तर यहाँ पे स्तर और टेपिटम से घिरी होती है, और ये हमारे चारों ओर से बाह्य और अध्यावरण से यहाँ पे घिरा होता है। ठीक है, यानी ये भी हमारे चारों ओर से घिरा ही होता है, लेकिन यह अंत अध्यावरण से केवल घिरा होता है, और ये हमारा मध्य और यहाँ पे टेपिटम से भी घिरा होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। केवल 3 भी, अगर 3 नंबर पूछेगा, अगर 3-4 भी अगर लिख देगा ना आपको इसमें फुल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कई हजार हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं, इसमें नर होता है, इसमें मादा होता है, इसमें परागकोश में होता है, इसमें अंडाशय में होता है। ठीक है, तो और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न ये है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है, और इसमें किसानों के लिए कौन सा मतलब कि लाभदायक है, और इसको उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, देख लेते हैं भाई इसको भी चीज़ें। देखिए, तीसरा दिया गया कि हरित क्रांति जो होता है, और बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्मल में परिभाषा देना है, जो आपके एग्जाम में आपको यहाँ पे देख करके यहाँ पे एग्जाम में इस पे नंबर देता है। ठीक है, देखिए कि भारत में 1960 ईस्वी में के अंत में कृषि उत्पादन में बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल थी। यानी ये क्या था, यह कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक पहल चालू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्य जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना और उत्पादन में सुधार करना। ठीक है, यानी उत्पादन को बढ़ाना, किस प्रकार से हम कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन कर सके, यही हमारा हरित क्रांति का मोटिव था या फिर उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया था कि नई नई तकनीकों यहाँ पे उन्नत किस्म के उर्वरकों का यहाँ पे प्रयोग किया था, ठीक है, सिंचाई का उपयोग हमने किया था, तो इससे हमारी उर्वरता जो है यहाँ पे बढ़ी थी, ठीक है। और इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि जो हरित क्रांति की योजना भारत में अगर देखा जाए तो MS स्वामीनाथन जो हो जाते हैं वो भारत में हो जाते हैं, जबकि और इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बोल दें पूरे वर्ल्ड में भाई कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आप और भी बढ़ा चढ़ा लिख सकते हैं, बस इसमें आप ये लिख दीजिए कि हाँ भाई उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई यील्ड बीजों का प्रयोग किया गया था। तो ये सब आप अब इसमें बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मेन पॉइंट जो है ना आपको यही लिखना है, ये सारी चीज़ों को पहले पेपर को लिख देना है, इतना पढ़ के आपको एग्जामिनर जो है आपको यहाँ पे अच्छा नंबर देकर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपको 5 नंबर पूछेगा तो आपको 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न भाई क्या दिया गया कि जैव विविधता मुख्य घटकों का यहाँ पे नाम लिखिए और इसका संरक्षण के उपाय भी आपको बताने हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से हमें देखते चलिए सारी चीज़ों को। तो देखिए जैव विविधता के प्रमुख घटक भाई कौन कौन से हो जाएंगे, तो आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। यानी आनुवांशिक यानी जेनेटिक रूप से यहाँ पे उनमें विविधता जो है जीव जंतुओं में पाई जाती है, वो हमारा हो जाएगा जैव विविधता, क्योंकि जैव जो होते हैं सबकी जेनेटिक जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी एक ही तरह के भाई सबके जीन तो होंगे नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। तो जैव जेनेटिक हो जाएगा, आनुवांशिक हो जाएगा, जातीय यानी सभी विभिन्न प्रकार की जाति के होते हैं, अलग अलग जातियों के होते हैं, और पारिस्थितिकी यानी सबके जो पारिस्थितिकी जो होती है वो अलग अलग होती है, कोई जल का पारिस्थितिकी होता है, कोई स्थल पर पारिस्थितिकी होता है, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी विविधता भी देखने को मिलती है, कोई मरुस्थल में होता है, ठीक है, कोई ठंडे प्रदेशों में होता है, तो सबकी पारिस्थितिकी भी भिन्न होती है। तो ये आपके प्रमुख घटक है और इसको आप हेडिंग डाल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा यहाँ पे जितना भी अगर पूछता है, अगर जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको यहाँ पे उत्तर देना है। बात करते हैं संरक्षण के उपाय भाई क्या हो सकते हैं। तो संरक्षण के उपाय अगर देख लीजिए तो वनों की कटाई को रोकना भाई, तभी तो पारिस्थितिकी को यहाँ पे बचा सकते हैं, जैव विविधता को बचा सकते हैं। भाई वन ही नहीं रहेंगे तो भाई जीव उसमें कहाँ पे रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वनों की कटाई को रोकना जिससे हमारे पारिस्थितिकी जो जैव विविधता है इसको बचा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करना, ठीक है, और लुप्त प्राय जो प्रजाति है उसकी रक्षा करना, जो लुप्त हो रहे हैं जैसे गेंडा हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी पक्षी हो रहे हैं जैसे डोडो पक्षी हमारा विलुप्त ही हो गया लगभग, तो इन सब जैसे गिद्ध हो गया, ठीक है, तो इन सब की रक्षा करना ये भी हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे वन्य जीव के अवैध व्यापार को रोकना ये भी हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो गेंडा होता है उसके ऊपर का जो सींग होता है उसको काट करके व्यापार करते थे, तस्करी इसका करते थे लोग, हाथी को जो दांत होते हैं उसका तस्करी होता था, तो इसको सबको रोकना यहाँ पे संरक्षण के उपाय में आता है। वैसे हमारे यहाँ पे जैव विविधता पर शोध संस्थानों की स्थापना करना ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शोध संस्थानों की अगर स्थापना नहीं करेंगे तो भाई जैव विविधता को भाई देखेगा फिर कौन, अलग अलग चीज़ों के लिए भाई अलग अलग संस्थान भी तो बनाए गए हैं, वैसे लिए इसके भी संस्थान यहाँ पे बनाए गए। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा, आई होप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला हमारे प्रश्न दिए गए कि यहाँ पे दिया गया है कि 32वां हमारे पास दिया है कि जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि जीवों के 4 प्रमुख लक्षण जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए जीवों के 4 प्रमुख यहाँ पे लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो जीवों के प्रमुख 4 लक्षण यहाँ पे उल्लेख यहाँ पे निम्नलिखित किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले कि श्वसन, कोई भी भाई जीव होगा, जीव अगर श्वसन नहीं करेगा तो भाई वो मर जाएगा, ठीक है। तो जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्वसन, फिर उसका उत्सर्जन, यानी वो जो भी चीज़ को खाता है उसका उत्सर्जन करेगा, या फिर अगर सांस ले रहा है तो भाई उत्सर्जन तो जरूर से ही करेगा। भाई जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये आपको उत्सर्जन में हो जाएगा। प्रजनन, यानी अगर कोई भी जीव है तो उसका अगर नेक्स्ट अगर पीढ़ी को लाना है तो उसका यहाँ पे बीज भी होना चाहिए, ठीक है, तभी तो भाई आएगा। मान लीजिए कोई भी पौधा है तो उसका बीज अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नया जो जनरेशन है वो कैसे आ पाएगी। तो इसका मतलब कि प्रजनन भी भाई उसका होगा, ठीक है, यानी इसका एक लक्षण है, तो यानी वृद्धि, और उसमें वृद्धि भी हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो यानी कोई भी पेड़ पहले छोटा है फिर बड़ा होगा, ठीक है, फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें वृद्धि भी होती रहती है। तो ये आपको क्लियर है, यानी श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि, इसको बढ़ा चढ़ा मतलब कि इसको और भी यहाँ पे अगर बोलेगा, देखिए जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे आपको प्रश्न पूछेगा वैसे आपको यहाँ पे उत्तर देना है। वैसे पूछेगा ऐसा लक्षण तो मैं आपको लक्षण यहाँ पे बता दिए। अब बोलेगा भाई तो इसमें आप इस वजह से हेडिंग डाल दीजिएगा श्वसन, और इसमें आप पूरा यहाँ पे लिख दिए हुए चले जाइएगा, ठीक है, श्वसन के बारे में। तो इसमें आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है, आप आसानी से इसको लिख पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला भाई प्रश्न दिए गए कि 33वां प्रश्न दिए गए कि बायोगैस, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बायोगैस में यहाँ पे उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं भाई, बायोगैस में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो होती है वो क्या होती है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव की भाई भूमिका इसमें क्या है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो बायोगैस के बारे में अब देखिए भाई, बायोगैस का प्रयोग भाई बहुत ही पहले से किया जा रहा है,
क्योंकि आप देख रहे होंगे गाय के गोबर जो होते हैं या फिर भैंस का जो गोबर होता है उसका प्रयोग करके लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये भी बायोगैस का यहाँ पे मुख्य होता है। ठीक है, तो देखिए बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की मुख्य भूमिका होती है। भाई सूक्ष्म जीव अगर नहीं होंगे तो उसमें बायोगैस नहीं बन पाएगा, यानी उनका अपघटन अगर जब तक नहीं होगा तब तक बायोगैस यहाँ पे निर्मित नहीं हो पाएगा। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है कि जो भी नेचुरल रूप से बनाया गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे बायोगैस जो उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल अपशिष्ट को तोड़ने, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे अपशिष्ट होते हैं उसको तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बायोगैस उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म जीवों में मिथेनोजेंस और यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम प्रमुख है। ठीक है, यानी प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो बायोगैस को कौन बनाता है, तो मीथेन जो होता है। आपने सुना भी होगा कि मीथेन गैस का पहले प्रयोग किया था CH4। ठीक है, CH4 यानी मीथेन गैस का पहले प्रयोग किया जाता था खाना को बनाने के लिए। ठीक है, यानी ईंधन के रूप में। तो इसमें मुख्य रूप से मिथेनजेंस और मिथेनोबैक्टीरियम जो है इसका मुख्य यहाँ पे हो जाएगा बायोगैस के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें भाई लिख दीजिए इसका उपयोग क्या है। तो भाई मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए किया जाता है, और आप इसमें और लिख दीजिएगा इसमें, और इसमें जिस प्रकार से आपको पूछे उस प्रकार से आप इसमें लिखिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि आखिर बायोगैस होता क्या है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 3 नंबर का वैसे पूछेगा एग्जाम में, आपके ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर आपका प्रश्न दिया गया कि देखिए 34वां आपका यहाँ प्रश्न दिया गया कि DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा गया कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है इसकी व्याख्या करते हुए इसका हमें प्रयोग को बताइए। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और ये नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, जब बात करते हैं यहाँ पे अगला 34वां प्रश्न, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है कि ऐसी तकनीक होती है जिससे जिसके जरिए व्यक्ति जो है अपनी पहचान एवं तकनीकी DNA के अपशिष्ट क्रमों यानी माइक्रो सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो प्रोफाइल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यही है कि आपने भाई देखा होगा कि भाई अब हर जगह जहाँ यहाँ पे लोग एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं वहाँ पे DNA मतलब कि फिंगरप्रिंटिंग करवा रहे हैं लोग, ताकि कोई भी जो पेपर है वो दूसरा कोई व्यक्ति न दे पाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे उसकी जाँच होती है। या फिर आप इसमें उपयोग में ये भी लिख सकते हैं कि उपयोग जो है कि अपराधियों के मामले में अपराध को जो अपराधी होते हैं उनके मामले में अपराध स्थल पर जो भी यहाँ पे मिले नमूने हैं या फिर संदिग्ध व्यक्तियों की यहाँ पे पहचान करना या फिर उनकी तुलना यहाँ पे अपराधियों की पहचान करना, ये भी इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग भी आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो एक आप अगर उपयोग पूछता है तो आप इस एक उपयोग को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी बताने वाली चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा भाई, जो चीज़ आप देखें उसको आप आसानी से तो लिख ही पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अगला भाई प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, तो देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि 35वां प्रश्न की सहजीविता जो है यानी सिम्बायोसिस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सहजीविता जो होती है यानी सिम्बायोसिस जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, एकदम एग्जाम में 110% छपने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, तो देखिए सहजीविता भाई क्या होता है, तो देखिए सिम्बायोसिस जो होता है, सहजीविता का मतलब होता है कि जिसमें दोनों जीवों को क्या होता है कि लाभ होता है। ठीक है, किसी को भी हानि नहीं होता है, यानी दोनों जीवों को लाभ होता है। तो देखिए जब 2 या 2 से ज़्यादा जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी दोनों को ही लाभ होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे जीव एक हमारे जीव है, ये इससे लाभ हो रहा है इसको, इससे लाभ हो रहा है इसको, यानी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, सिम्बायोसिस हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसे हम सहजीविता कहते हैं। जैसे लाइकेन और शैवाल। लाइकेन क्या करता है भैया, तो देखिए लाइकेन जो होता है ना, ये क्या करता है ना कि लाइकेन की जड़ें होती हैं। ठीक है, जड़ होता है। ठीक है, लेकिन जो शैवाल होता है इसकी जड़ नहीं होता है, यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, प्रकाश से संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भाई लाइकेन कहता है ना कि चलो भाई तुम भाई प्रकाश संश्लेषण कर ले रहे हो तो आओ हमारे ऊपर ही रह जाओ। ठीक है, लेकिन क्योंकि ना यहाँ पे लाइकेन जो होता है ना वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, कि इसकी जड़ें होती हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। और ये जो शैवाल होता है प्रकाश संश्लेषण तो कर पाता है लेकिन इसकी जड़ें ही नहीं होती। तो भाई कहता है लाइकेन की भाई क्यों अकेले अकेले तुम रहोगे, आओ हमारे ऊपर ही यहाँ पे मतलब कि चढ़ के बैठ जाओ, तो जिससे हमारे यहाँ पे जड़ भी मिल जाएगा, हमको यहाँ पे प्रकाश भी मिल जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से हम दोनों यहाँ पे सिम्बायोसिस यहाँ पे कर पाएंगे अपने में, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोनों का काम यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे फूल होता है, मधुमक्खी के बीच में संबंध हो जाता है। ठीक है, तो जैसे फूल और मधुमक्खी के बीच संबंध है, तो जैसे फूल और मधुमक्खी इससे अपना रस चूसती है, यानी इससे लाभ होता है इसको और इससे लाभ होता है इसको। जैसे क्योंकि जो फूल होते हैं इसे जब यहाँ पे मधुमक्खी रस चूस करके जब दूसरे फूलों पे बैठती है ना, तो इसका जो पराग कण होते हैं ना वो चिपक करके उसके पैरों में चले जाते हैं और दूसरे फूल में यहाँ पे चले जाते हैं, तो दूसरे फूल में लग जाएंगे, जिसके कारण उसका भी जो यहाँ पे भ्रूण का यहाँ पे निर्माण उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आखिर सहजीविता जो है वो क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे भाई बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमारे जो 36 से हमारे यहाँ पे टोटल अभी हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन और हमें बचे हुए हैं, 45 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसके आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल कॉपी जो से क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो हम नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।